ये सुनते ही रुक जाइए, क्योंकि एशिया की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, जापान में वो तूफान उठ चुका है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इतिहास में पहली बार देश की कमान एक महिला नेता सानी तकाइची ने संभाल ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ कुर्सी संभाली और कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने ऐसे फैसले सुना दिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तक सन्न रह गईं। ये बदलाव सिर्फ जापान की राजनीति नहीं बदलने वाले, बल्कि पूरे एशिया का पावर बैलेंस हिल सकता है। चीन बेचैन, अमेरिका सतर्क और दुनिया के कई देश अब अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा सोच रहे हैं। तो आखिर सानी तकाइची ने ऐसा क्या कर दिया? उनकी पहली ही चाल ने पूरी दुनिया में हलचल क्यों मचा दी? और इससे भारत समेत एशिया का भविष्य कैसे बदल सकता है? चलो पूरी कहानी समझते हैं शुरुआत से। ये नाम साधारण नहीं है। साने तकाइची जापान की राजनीति की वो आग है जिसे अब दुनिया खुली आंखों से देख रही है। वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो जापान की राष्ट्रवादी, सख्त और प्रो डिफेंस सोच की सबसे तेज, सबसे अडिग आवाज है। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, जापान को फिर से मजबूती, सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाना। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर नेता समझौते करते दिखते हैं, वहीं तकाइची साफ बोलती हैं कि जापान अब किसी की सुरक्षा छत्रछाया में नहीं रहेगा, बल्कि खुद अपनी ताकत बनाएगा, खुद फैसला करेगा। उनके आने से सिर्फ राजनीति नहीं बदली, बल्कि संदेश दे दिया गया है कि अब जापान पीछे नहीं, दुनिया के फ्रंटलाइन पावर गेम में खेलना चाहता है। अब तक जापान ने शांतिवादी नीति अपनाई थी। संविधान के आर्टिकल 9 ने देश को युद्ध से दूर रखा और जापानी सेना को बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से रोका। लेकिन सानी तकाइची कहती हैं कि अब समय बदल गया है। उनका मानना है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और जापान को अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। यानी आगे का जमाना पहले जैसा नहीं होगा। अब जापान संभवतः अपनी रक्षा पॉलिसी मजबूत करेगा और जरूरी कदम उठाएगा ताकि देश सुरक्षित रहे। अब जापान सिर्फ दोस्ती और शांति की बात करने वाला देश नहीं रहेगा। अब जापान बोलेगा नहीं, कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री बनते ही सानी तकाइची ने साफ साफ कह दिया, अगर देश को आगे ले जाना है तो काम ही सबसे बड़ा धर्म है, बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। और इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया अपना नया प्लान, W3 मॉडल। और अब आते हैं उन 3 बड़े बदलावों पर जो पूरे एशिया का खेल बदल सकते हैं। पहला बदलाव, W, वेपन्स स्ट्रैटेजी। अब जापान किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अब जापान कह रहा है, हथियार खुद बनाओ और जरूरत पड़े तो दुनिया को बेचो भी। सोचिए, जिस जापान ने दशकों तक कहा था हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं बेचेंगे, वही जापान अब डिफेंस मार्केट में उतरने जा रहा है। दूसरा W, वॉरफेयर। जापान अब शांति नहीं बल्कि सुरक्षा की तैयारी करेगा, अपने पुराने सैन्य सिस्टम को रीसेट करेगा। तीसरा W, वर्कफोर्स पावर। अब बारी है जापान की सबसे बड़ी ताकत की, उसकी युवा पीढ़ी। सानी तकाइची का प्लान साफ है। जापान का हर युवा अब सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, वो राष्ट्र निर्माण करेगा। मतलब क्या? हर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जोड़ा जाएगा। इंडस्ट्री, साइंस, मिलिट्री सभी मिलकर काम करेंगे। तीसरा, सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश एक मिशन पर चलेगा। यानी अब जापान सिर्फ एक देश नहीं रहेगा, ये बनेगा टीम जापान, एक नेशन ऑन मिशन। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको एक एक बात समझ आए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ये सिर्फ एक नई प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, ये उस जापान की वापसी है जिसने कभी हार माना नहीं सीखा। और यही वजह है कि उनके कदमों से ना सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया बल्कि उनके दोस्त अमेरिका तक में हलचल मच गई है। और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि साने तकाइची ने अब एक और बड़ा दांव खेला है। उन्होंने साफ संकेत दिए कि जापान अब अकेला नहीं चलेगा, वो अपने भरोसेमंद रक्षा साझेदारों के साथ मिलकर नए युग की शुरुआत करेगा। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का ये समूह अब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोरम नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा जो एशिया की दिशा तय करेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है भारत, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस सेक्टर सीमित है, पर भारत वो देश है जहां जापान को नजर आ रहा है भविष्य का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर और AI रिसर्च हब। अब सोचिए, अगर जापान और भारत मिलकर AI कोडिंग, फ्यूचर वेपन टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन पर काम करते हैं तो क्या होगा?
पूरा एशिया और शायद दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल जाएगा। और यही वजह है कि हाल ही में जापान ने भारत को फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान के पास जर्मनी से मिली एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी भी है, जिससे वो भारत को ऑफर करने की तैयारी में है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के पास होंगी दुनिया की सबसे खामोश, सबसे घातक पनडुब्बियां। ऐसी सबमरीन जो हिंद महासागर में भारत की ताकत को एक अगले स्तर तक पहुंचा देंगी। लेकिन अभी एक अगर बाकी है, क्योंकि जापान अभी भी अपने संविधान में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो आर्टिकल जो उसे हथियार निर्यात करने से रोकता है। जब तक वो बदलेगा नहीं, भारत जापान की ये ड्रीम डील एक अधूरी कहानी बनी रहेगी। पर जिस दिन वो बदलाव हुआ, उस दिन एशिया का रक्षा समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। और तभी तो ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने सानी तकाइची को अटूट मित्र कहा है। दोनों देशों के बीच दोस्ती अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि रणनीति में दिख रही है। लेकिन दोस्तों, असली अग्नि परीक्षा अब आने वाली है, क्योंकि जल्द ही जापान में कदम रखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 3 दिन का दौरा और उसके साथ एक विशाल डील, अमेरिकी पिकअप ट्रक, सोयाबीन और गैस के लिए बड़ा व्यापार पैकेज। मतलब साफ है, नई प्रधानमंत्री ना सिर्फ रक्षा में बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी जापान को नए युग में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, क्योंकि इस बार मामला नाटो वर्सेस भारत का है। और जो सामने आया है उसने पूरे यूरोप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, नाटो की सबसे बड़ी ताकत वो भी भारत के सामने फीकी पड़ जाए। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नाटो के नए सदस्य स्वीडन ने खुद कही है। जी हाँ, वही स्वीडन जो अभी अभी नाटो में शामिल हुआ है, लेकिन उसने आते ही नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने रख दी है। 2024 में हुए इस खुलासे में स्वीडिश आर्मी ने कहा है कि भारत के पास अब वो क्षमता है जो शायद पूरे नाटो संगठन के पास भी नहीं है। स्वीडन के डिफेंस एनालिस्ट ने तो सीधे सीधे कह दिया, नाटो सिर्फ बातें करता है, पर जब एक्शन की बारी आती है तो असली ताकत एशिया में दिखती है, भारत में। अब सोचिए, कभी यूरोप भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे माना जाता था, लेकिन सिर्फ 5-6 सालों की खामोश मेहनत में भारत ने वो कर दिखाया है जो यूरोप आज तक नहीं कर सका। और जब आप असली तुलना सुनोगे तो आपको भी झटका लगेगा। पूरा यूरोप सिवाय फ्रांस के आज भी अपने मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका पर निर्भर है। फ्रांस के पास है 120 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम, लेकिन बाकी बड़े नाम जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, यहाँ तक कि खुद स्वीडन, ये सब मिलकर भी 45 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यानी अगर इन्हें कोई लंबी दूरी का सिस्टम चाहिए तो इन्हें अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदना पड़ता है, वो भी पुराना और बेहद महंगा। और जो अमेरिका का सबसे एडवांस सिस्टम है THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, वो किसी को देता ही नहीं। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए अपनी तरफ से एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भारत अब अपनी सेना में शामिल कर रहा है MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का अपग्रेड वर्जन। और इसकी रेंज जानकर नाटो देशों के पसीने छूट गए हैं। पूरे 100 किलोमीटर, यानी वो रेंज जहां यूरोप अब भी अमेरिका पर निर्भर है, भारत ने खुद अपने दम पर हासिल कर ली है। और यही वजह है कि अब स्वीडन के रक्षा विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं, भारत अकेले ही पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। अब सुनिए कहानी का असली ट्विस्ट, वो खुलासा जिसने पूरे नाटो संगठन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्वीडन जो हाल ही में नाटो का हिस्सा बना है, उसने रिपोर्ट में कहा है कि भारत की मिसाइल तकनीक यूरोप के कई बड़े देशों से कहीं आगे निकल चुकी है। ये वही स्वीडन है जो खुद यूरोप के डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक मजबूत नाम माना जाता है। लेकिन अब उन्होंने साफ कहा है, भारत ने वो कर दिखाया जो यूरोप मिलकर भी नहीं कर पाया। दरअसल भारत की MRSAM मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर है, उसे हमारी सेना सिर्फ मीडियम रेंज की कैटेगरी में रखती है। वहीं नाटो देश इसी रेंज के पेट्रियट सिस्टम को लॉन्ग रेंज डिफेंस मानकर गर्व महसूस करते हैं। यानी फर्क देखिए सोच का, जो उनके लिए लॉन्ग है वो हमारे लिए बस मीडियम है। स्वीडन के डिफेंस एनालिस्ट ने कहा है कि भारत ने बराक 8 के अनुभव से अपना सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर तैयार कर लिया है और कीमत यूरोप के मुकाबले आधी से भी कम में। जबकि जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन जैसे देश 45 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी मजबूरी है, लंबी दूरी की सुरक्षा चाहिए तो उन्हें अमेरिका के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यही वजह है कि अब यूरोप के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, भारत मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में पूरे नाटो से कहीं आगे निकल चुका है। और सबसे बड़ा तंज स्वीडिश आर्मी ने यही कसा। यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन तो है, पर रक्षा के मामले में इनकी एकता सिर्फ कागजों तक सीमित है। भारत ने वहीं चुपचाप अपनी क्षमता से दुनिया को दिखा दिया, जो काम सब मिलकर नहीं कर पाए वो एक भारत ने अकेले कर दिखाया।
अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यूरोप की असल कमजोरी अब उसी के सामने आ गई है। सोचिए, पूरे यूरोप में आज कोई भी देश ऐसा नहीं जिसके पास अपना मल्टी लेयर डिफेंस कवच हो। नाटो के छोटे देश इतने महंगे सिस्टम पर खर्ची नहीं उठा सकते, और यही वजह है कि स्वीडन ने अब इशारा कर दिया है, अगर यूरोप को खुद को बचाना है तो रास्ता सिर्फ एक है, भारत के साथ काम करो। अक्टूबर 2025 में स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जेन्सन ने यूरोप को सीधी चेतावनी दी, अब वक्त आ गया है कि यूरोप युद्ध मोड में आ जाए।